हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके चैप्टर 6 की जो लास्ट थीम है यानी कि स्टेट एंड सिविल सोसाइटी डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 हम पढ़ रहे हैं द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। अब हम बात करते हैं स्टेट और सिविल सोसाइटी, ये दोनों क्या एक चीज होती है। स्टेट के बारे में तो आप चैप्टर की स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब हमने नेशन स्टेट्स डिस्कस किया था वहां भी आपने स्टेट्स के बारे में जाना था, इंडियन कंसेप्ट ऑफ स्टेट भी आपने जाना था। ये स्टेट के बारे में आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो। साथ ही सिविल सोसाइटी क्या होती है, सिविल सोसाइटी का क्या रोल होता है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है एक स्टेट में, एक सोसाइटी के अंदर। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये एक्ट क्यों यहाँ पर मेंशन्ड है, ये सारा कुछ हम समझने वाले हैं। ओके, सो द स्टेट इज इंडीड अ वेरी क्रूशियल इंस्टीट्यूशन व्हेन इट कम्स टू द मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन अ नेशन। अब जब हम एक नेशन की बात करते हैं, एक चीज आपको याद होगी ना, जो हम चैप्टर में स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कम्युनिटीज होती हैं, कम्युनिटीज मिलके एक नेशन बनाती हैं। एक नेशन जो होता है उसमें एक ही जैसे लोग होते हैं, जो पॉपुलेशन होती है वो कहीं ना कहीं उनकी कॉमन हिस्ट्री है, कल्चर है, लैंग्वेज है, जिसके बेसिस पर वो सभी साथ में हैं, वो सभी साथ में हैं, एक टेरिटरी पर रह रहे हैं, एक स्पेसिफिक टेरिटरी पर एक पॉपुलेशन रह रही है जिसकी कहीं ना कहीं कॉमन हिस्ट्री, कल्चर या लैंग्वेज रही है, और वो सभी साथ में आ जाते हैं तो एक नेशन बन जाता है। ठीक है, हमने एक नेशन के बारे में पढ़ा था। स्टेट नेशंस भी होते हैं जहां पर ढेर सारी डाइवर्सिटी के साथ में एक नेशन बनता है, ढेर सारी डाइवर्सिटी साथ में आके एक नेशन बनाती है, उसके बाद में एक स्टेट फॉर्म होता है। स्टेट जहां पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, सोवर्निटी होती है, टेरिटरी होती है, पॉपुलेशन होती है। ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट है, इसका एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है नेशन को मैनेज करने में। एक नेशन को, एक राज्य की कल्चरल डाइवर्सिटी को, एक राष्ट्र की कल्चरल डाइवर्सिटी को, सांस्कृतिक भिन्नता को, ठीक है, इस एक चीज को, कल्चरल डाइवर्सिटी को होल्ड करने में और मैनेज करने में एक स्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और स्टेट एक बहुत ही क्रूशियल इंस्टीट्यूशन होता है। ऑल्दो it claims to represent the nation, the state can also be become somewhat independent of the nation and its people. ये एक चीज कही जाती है कि स्टेट एक नेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो एक स्टेट होता है वो एक नेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये एक चीज भी हो सकती है कि स्टेट नेशन से इंडिपेंडेंट हो। स्टेट नेशन हमने पढ़ा, नेशन स्टेट हम प्रीवियस लेक्चर्स में सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ जो जानने वाली चीज ये है कि एक स्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और एक वो बहुत ही क्रूशियल इंस्टीट्यूशन होता है एक नेशन की कल्चरल डाइवर्सिटी को होल्ड करने में, कंट्रोल करने में और मैनेज करने में। ठीक है, कम्युनिटीज, नेशन, स्टेट्स, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेशन स्टेट्स और स्टेट नेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो to the extent that the state structure, to the extent the state structure, the legislature, bureaucracy, judiciary, armed forces, police and other arms of the state becomes insulated from the people, it also has the potential of turning authoritarian. अब एक चीज हमने स्टेट के बारे में क्या समझा था, स्टेट क्या होता है, जहां पर टेरिटरी हो, पॉपुलेशन हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट हो, ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट हो, और वो सोवरेन हो, और वो कैसा हो, सोवरेन हो। जहां ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं वहां पर स्टेट एग्जिस्ट करता है। अब स्टेट की मशीनरी के अंदर लेजिस्लेचर होता है जो लॉज बनाती है, कानून बनाती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, जुडिशरी होती है, आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, पुलिस होती हैं, और भी अदर फोर्सेस होती हैं, और ये सभी स्टेट की बनाई हुई होती हैं। ये जो सभी होती हैं ये स्टेट की बनाई हुई होती हैं, और इसीलिए इट हैज ऑल्सो द पोटेंशियल ऑफ टर्निंग अथॉरिटेरियन। इसीलिए एक स्टेट के पास में ये भी पोटेंशियल होता है कि वो जब भी चाहे तो सत्तावादी बन जाए और अथॉरिटेरियन बन जाए। यानी कि जो पावर्स एक स्टेट के पास में है, कानून बनाने की है, न्याय देने की है, ब्यूरोक्रेसी की है, और ऐसे ही ढेर सारी पावर्स, चाहे पुलिस की हो, आर्म्ड फोर्सेस की हो, मिलिट्री की हो, इन सभी पावर्स के साथ में ये एक चीज भी पॉसिबल है कि एक स्टेट सत्तावादी बन जाए, अथॉरिटेरियन बन जाए। क्या बन जाए, स्टेट अथॉरिटेरियन स्टेट भी बन सकता है। स्टेट के पास में वो पावर होती है।
ठीक है, हमने बात करी ये 4 चीज़ें जहाँ होती हैं वहाँ स्टेट एग्जिस्ट करता है। स्टेट अपनी पॉलिटिकल मशीनरी को चलाने के लिए, अपनी अथॉरिटी को चलाने के लिए, अधिकार चलाने के लिए, एक राष्ट्र का शासन करने के लिए, रूल करने के लिए बहुत सी पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को रन करता है। उसमें लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, आर्म्ड हो, मिलिट्री हो, सब कुछ होती हैं। और इन सभी को कौन चला रहा होता है? स्टेट। तो स्टेट के पास में इतनी ताकत भी होती है कि वो चाहे तो अथॉरिटेरियन बन जाए और सत्तावादी बन जाए। क्या बन जाए? स्टेट के अंदर इतना पोटेंशियल भी होता है कि वो चाहे तो अथॉरिटेरियन स्टेट बन जाए, सत्तावादी बन जाए। क्या होता है अथॉरिटेरियन स्टेट? ये हम अब समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आए स्टेट के बारे में कि स्टेट एक बहुत ही क्रूशियल इंस्टीट्यूशन है और वो एक नेशन को रन कर रहा है जहां पर उसके पास में ढेर सारी पावर भी होती है, जिसके पास में ढेर सारी पावर भी होती है और उस पावर को यूज करके वो अथॉरिटेरियन भी बन सकता है, सत्तावादी भी बन सकता है। नाउ एन अथॉरिटेरियन स्टेट इज द अपोजिट ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। एक अथॉरिटेरियन स्टेट जो होता है वो डेमोक्रेटिक स्टेट का बिल्कुल अपोजिट होता है। जहां डेमोक्रेटिक स्टेट की हम बात करते हैं, जस्ट सोसाइटी होती है, इक्विटेबल सोसाइटी होती है, सभी के लिए न्याय होता है, लिबर्टी होती है, इंडिविजुअल के पास में फ्रीडम होती है, इक्वालिटी होती है। ठीक है, लोकतंत्र होता है, लोगों से नेशन चल रहा होता है, पीपल्स की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब यही हुआ ना, जस्ट है, इक्विटेबल सोसाइटी है, लिबर्टी है, फ्रीडम है, राइट्स हैं, जस्टिस है, सब कुछ है। और ये गवर्नमेंट ऑफ पीपल है, गवर्नमेंट ऑफ फॉर दी पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड गवर्नमेंट फॉर द पीपल। ये डेमोक्रेटिक स्टेट होता है। इसका बिल्कुल अपोजिट है अथॉरिटेरियन स्टेट। इसका बिल्कुल अपोजिट है अथॉरिटेरियन स्टेट, यानी कि उसमें इनमें से कोई भी चीजें नहीं है। यानी एक अथॉरिटेरियन स्टेट में ये सभी चीजें नहीं होती हैं। इट इज अ स्टेट इन विच द पीपल हैव नो वॉइस। It is the state in which the people have no voice and those in power are not accountable to anyone. अथॉरिटेरियन स्टेट, सत्तावादी राज्य, एक ऐसा राज्य होता है, एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर पीपल्स की कोई आवाज नहीं होती, जहां पर लोगों की कोई आवाज नहीं होती। एंड दोज इन पावर आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। और जिसके पास में पावर होती है, जिनके पास में पावर होती है, वो किसी को लेके भी अकाउंटेबल नहीं होते हैं। यानी कि मान लीजिए मैं एक अथॉरिटेरियन स्टेट की स्थापना करती हूँ, ठीक है, और सारी पावर मेरे हाथ में है, तो ना ही मैं किसी को किसी तरह का कोई आंसर दूंगी, ना ही किसी को रिस्पॉन्ड करूंगी कि मैं क्या काम कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। और यहाँ पर जिन लोगों पर मैं शासन कर रही हूँ उन लोगों की भी कोई आवाज नहीं होगी और ना ही मैं उनकी किसी तरह की कोई बात सुनूंगी। यानी यहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी कौन हो गई? मैं हो गई। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो स्टेट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, जिसके पास में पावर होती है, वो ही सारा कुछ खेल कर रहे होते हैं, वही रूल कर रहे हैं, लॉज बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, रेगुलेशंस बना रहे हैं, सब कुछ वो बना रहे हैं। और ना ही वो किसी से पूछ रहे हैं, जिन लोगों पर वो शासन कर रहे हैं उनके यहाँ पर किसी भी तरह से नहीं सुनी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सत्ता जिसके पास में है उन्हीं का सारा कुछ रूल जो है वो चल रहा है। अथॉरिटेरियन स्टेट्स ऑफन लिमिट और अबॉलिश सिविल लिबर्टीज। और जो अथॉरिटेरियन स्टेट होते हैं, जो सत्तावादी राज्य होते हैं, दे अबॉलिश सिविल लिबर्टीज। वो नागरिक अधिकारों को, नागरिक की स्वतंत्रता को भी खत्म करने पर और उसे दबाने पर बिल्कुल आतुर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बिल्कुल आतुर। लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी। यानी कि जो अथॉरिटेरियन स्टेट होते हैं वो लिमिट करना चाहते हैं या अबॉलिश करना चाहते हैं। पहले तो आपकी बोलने की आज़ादी छीन ली जाएगी। फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो मीडिया होती है, चीज़ों को दिखाती है, अखबारों में खबर छापती है, न्यूज़ चैनल्स पे दिखाती है, उसकी फ्रीडम को छीन लिया जाएगा। फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, आप किसी तरह की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, कोई एसोसिएशन नहीं बना पाएंगे, किसी भी तरह से पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रह पाएंगे। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम रॉन्गफुल यूज ऑफ अथॉरिटी। आप कहीं भी, कोई भी व्यक्ति है जो अपने अधिकारों का गलत तरह से यूज कर रहा है तो उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। राइट टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड सो ऑन। और जो एक तरह से कानून का जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, जहां पर
किसी भी पर्सन को किसी भी तरह का मतलब लॉ के थ्रू उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है या कानून के तहत उसको न्याय दिया जा रहा है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को देख के, परिस्थितियों को समझ के फिर उस हिसाब से उसको जो है न्याय मिले, इस एक चीज़ को भी सुनिश्चित नहीं किया जाता है। तो अल्टीमेटली जो अथॉरिटेरियन स्टेट होता है वो सभी कुछ अपने हाथों में ले लेता है और सिटीजन्स के पास में ना ही कोई अधिकार होते हैं, ना ही किसी तरह की कोई लिबर्टीज होती है, ना ही किसी तरह की कोई फ्रीडम होती है, यानी कि बिल्कुल भी कोई सिविल लिबर्टीज नहीं है, ना ही कोई आवाज़ है। ठीक है, देन apart from authoritarianism, there is also the possibility that state institutions become unable or unwilling to respond to the needs of the people because of inefficiency, lack of resources or corruption. तो अभी तक जो हमने देखा कि एक स्टेट अथॉरिटेरियन हो सकता है, सत्तावादी हो सकता है, इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक स्टेट पीपल्स की, अपने सिटीजन्स की नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता है। या तो वो इनकम्पिटेंट है, ठीक है, या तो वो पूरी तरह से करने में सक्षम नहीं है, नीड्स को फुलफिल करने में सक्षम नहीं है, या फिर अनविलिंग है, करना ही नहीं चाहता, या फिर उसके पास में रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, उसके पास में रिसोर्सेज नहीं है, या फिर जो स्टेट है वो करप्ट है, ठीक है, या तो जो स्टेट है वो करप्ट है या फिर इनएफिशिएंट है, कॉम्पिटेंट नहीं है। तो इन शॉर्ट देयर आर मेनी रीजंस व्हाई स्टेट में नॉट बी ऑल दैट इट शुड बी। तो यानी कि ढेर सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जहां पर एक स्टेट को जैसा होना चाहिए वो वैसा नहीं हो पाता। अभी तक आपने क्या एक चीज देखी कि स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक क्रूशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। पहले जो हम चीज पढ़ रहे थे, कम्युनिटी से नेशन बने, नेशन से स्टेट्स बने। आज के समय में जो स्टेट्स का कंसेप्ट है वो एक बहुत ही क्रूशियल इंस्टीट्यूशन हो चुका है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो पीपल्स फोकस्ड हो चुका है। अब वो पीपल्स की, अपने सिटीजन्स की नीड को फुलफिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, ठीक है। आज के समय में, मॉडर्न एरा में जो स्टेट्स की डेफिनेशन हो गई वो कुछ इस तरह की हो गई कि स्टेट्स को अपने पीपल की तरफ ध्यान देना है, अपने सिटीजन्स की तरफ जो है फोकस करके रखना है। अब ये एक चीज़ भी हो सकती है कि जो स्टेट्स होते हैं उनकी अपनी पॉलिटिकल मशीनरी होती है जिसके थ्रू वो नेशंस को रन कर रहे होते हैं, सारा सिस्टम जो है वर्क कर रहा होता है। अब ये एक चीज़ भी हो सकती है कि अपने सभी इंस्टीट्यूशंस का यूज़ करके, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, इन सभी को पावर के थ्रू कैप्चर कर ले, स्टेट जो है उसको कैप्चर कर ले और अथॉरिटेरियन बन जाए, सत्तावादी बन जाए, जहाँ पर उसके सिटीजन्स की कोई आवाज़ नहीं हो, उनके पास में कोई राइट्स नहीं हो, कोई लिबर्टीज़ नहीं हो, उनकी कोई भी वॉइस नहीं हो। सिटीजन्स गवर्नमेंट से नहीं पूछ सकते कि आप ये चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और अगर पूछ भी लेंगे तो गवर्नमेंट आंसर देने को लायबल नहीं है। ये स्टेट कैसा होता है? अथॉरिटेरियन स्टेट। एक तरफ डेमोक्रेटिक स्टेट की हमने बात करी जहां जो स्टेट है दैट इज ओनली फॉर पीपल, और दूसरी तरफ हमने बात करी कि स्टेट जो है वो अथॉरिटेरियन हो गया। इनके अलावा भी ऐसे ढेर सारे रीजंस हैं जहां पर एक स्टेट इनकम्पिटेंट हो सकता है, उसके पास में लैक ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो करप्ट हो सकता है, जहां पर वो ह्यूमंस की या फिर उसके जो पीपल हैं, जो स्टेट के पीपल है, सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके नीड्स को, उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो एक तरफ हम बोल रहे हैं कि स्टेट बहुत क्रूशियल इंस्टीट्यूशन है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो इनकम्पिटेंट भी हो सकता है। स्टेट क्रूशियल इंस्टीट्यूशन है लेकिन वो इनकम्पिटेंट भी हो सकता है। नॉन स्टेट एक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस बिकम इंपॉर्टेंट इन दिस कंटेक्स्ट। और ऐसे कंटेक्स्ट में जब एक स्टेट इनकम्पिटेंट हो जाता है या अनविलिंग है, अनेबल है वर्क करने के लिए, अपने सिटीजन्स को लेके लायबल नहीं है, ऐसे एक कंटेक्स्ट में नॉन स्टेट एक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे एक समय में नॉन स्टेट एक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फॉर दे कैन कीप अ वॉच ऑन द स्टेट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट्स इनजस्टिसेस और सप्लीमेंट इट्स एफर्ट्स। 2 सेकंड के लिए यहां पर इस एक चीज को रोकते हैं, हम चलते हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में एक चीज आपने पढ़ी थी, स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स एड्रेसिंग कास्ट एंड ट्राइबल आइडेंटिटी या ट्राइबल इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये एक चीज हमने पढ़ी थी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और ट्राइबल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था वहां पर स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या रोल था। तो हमने देखा था कि स्टेट तो बहुत सारे लॉज बनाता है, बहुत सारे कानून बनाता है, लॉज लाता है, प्लान्स लाता है, पॉलिसीज लाता है, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्क्रिमिनेशन होता जाता है। और इतने सारे लॉज आते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एट्रोसिटीज अभी भी चल रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पर फिर किसका रोल आता है? नॉन स्टेट एक्टर्स का, जैसे एनजीओज हो गए, सोशल मूवमेंट्स हो गई आपकी, ठीक है।
ये एक चीज हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर भी उन्हीं के रोल की बात चल रही है, यहाँ भी उन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है कि जब स्टेट इनकम्पिटेंट हो जाता है, जब स्टेट इनकम्पिटेंट हो जाता है तो नॉन स्टेट एक्टर्स आते हैं और फिर वो अपना रोल प्ले करते हैं, फिर नॉन स्टेट एक्टर्स आते हैं, वो अपना रोल प्ले करते हैं और वो स्टेट के ऊपर बिल्कुल ऐसे नजर गड़ा के बैठे रहते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल स्टेट के ऊपर अपनी आई रखते हैं और अगर कहीं भी किसी के भी साथ में किसी तरह का अन्याय हो रहा है, किसी को कोई चीज नहीं मिल रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है स्टेट की तरफ से, तो ऐसे इनजस्टिसेस के खिलाफ में वो प्रोटेस्ट करने के लिए भी हमेशा रेडी रहते हैं, ठीक है। हमने क्या एक चीज देखी थी कि जो लॉज वगैरह हैं वो तो बनते जाते हैं, स्टेट तो हमेशा काम करता है, प्लान्स लाता है, पॉलिसीज लाता है, सब कुछ लाता है। और अगर यहाँ जो हम बात करें स्टेट इनकम्पिटेंसी की, जब स्टेट इनकम्पिटेंट भी होता है तब जो है नॉन स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशंस फॉर्म में आते हैं और फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं, और फिर वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं ऐसे स्टेट के खिलाफ में, ऐसे स्टेट के खिलाफ में। इससे रिलेटेड आप ढेर सारे एग्जांपल्स आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं सिविल सोसाइटीज के बारे में। अभी तक आपने क्या चीजें पढ़ी? आपने स्टेट पढ़ा, ऑथोरिटेरियन स्टेट पढ़ा, स्टेट इनकम्पिटेंसी भी आपने समझा। अब हम आ जाते हैं सिविल सोसाइटी की तरफ कि क्या होती हैं ये सिविल सोसाइटीज। सिविल सोसाइटी इज द non-state and non-market part of the public domain in which individuals get together voluntarily to create institutions and organizations. क्या होती है सिविल सोसाइटी या फिर नागरिक समाज जिसे कहा जाता है? सिविल सोसाइटी को हिंदी में नागरिक समाज कहा जाता है। ये क्या चीज होती है? ये है नॉन स्टेट और नॉन मार्केट एक्टर्स। नॉन स्टेट यानी कि ये गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरफ से, स्टेट की तरफ से नहीं आते हैं, ठीक है। नॉन स्टेट यानी इनमें स्टेट का किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप या रोल नहीं होता है। नॉन मार्केट, नॉन मार्केट यानी कि ये जो आपकी बाकी अदर स्टेट के अलावा जो इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे आपके मार्केट इंस्टीट्यूशन हो गया जो आपने पढ़ा है चैप्टर 4 में, तो वहां से भी ये नहीं आते हैं, ठीक है, वहां से भी नहीं आते हैं। दे आर पार्ट ऑफ द पब्लिक डोमेन, रहते पब्लिक डोमेन में ही है, इन विच इंडिविजुअल्स गेट टुगेदर वॉलंटरीली टू क्रिएट इंस्टीट्यूशंस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपकी क्लास का एग्जांपल लेते हैं, क्लास 12th का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप लोग क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, आप पूरी एक क्लास साथ में पढ़ रही है, लेकिन आपकी जो टीचर है वो शायद आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। आपकी टीचर लायबल है आपको लेके, आपकी जो क्लास टीचर है वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देती है, बाकी सारी चीज़ों में उसका ध्यान है, वो जो है मतलब आती हैं, अपनी सैलरी भी लेती हैं, घर भी जाती है, लेकिन ना आपको पढ़ाती है ना कुछ करती हैं। अब आप लोग को गुस्सा आएगा ना इस एक चीज़ के लिए कि हम तो स्कूल में आ रहे हैं, हमारी तो पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन हमारी स्टडीज़ पूरी नहीं हो पा रही हैं, हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी नहीं हो पा रही हैं। तो ये जो आपकी पूरी क्लास 12th है, ठीक है, ये जो आपकी पूरी क्लास 12th है, इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कुछ लोग आगे आते हैं, इसमें से कुछ स्टूडेंट्स आगे आते हैं। मान लीजिए ये 5 स्टूडेंट्स जो हैं ये आपस में साथ में आते हैं और ये कहते हैं कि ये जो टीचर का बिहेवियर है, ये जो टीचर का बिहेवियर है हमारे साथ में, और ये जो हमारे साथ में एक इनजस्टिस हो रहा है, हम इसके खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे। आप हैं स्कूल के ही अंदर, हैं अपनी ही क्लास के अंदर, लेकिन आप जो है प्रोटेस्ट करेंगे और आवाज़ उठाएंगे, एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, एक अपनी क्या बना लेंगे? ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे। ये हो गया था क्लास का एग्जाम्पल। अब सेम चीज आ जाते हैं हम कंट्री के अंदर या स्टेट के अंदर। इंडिया की हम बात करें, इंडिया में जितने भी सिटीजन्स रह रहे हैं, अब जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से अपना काम नहीं कर रही है, सिर्फ जो है प्रॉफिट कमा रही है, टैक्सेस ले रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है और एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है। तो ऐसे में क्या होगा, जो कंट्री के सिटीजन्स होंगे वो इस एक चीज से परेशान हो जाएंगे कि ना ही डेवलपमेंट है, ना ही कोई फैसिलिटीज है, बस हमसे टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी एक सिचुएशन में, ऐसी एक परिस्थिति में क्या एक चीज होगी, इन्हीं सिटीजन्स में से कुछ लोग जो हैं वो साथ में आ जाएंगे वॉलंटरीली, अपनी मर्जी से साथ में आ जाएंगे, एक इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे जो इस तरह के स्टेट के खिलाफ में लड़ाई लड़ेगी, ठीक है, जो इस तरह के स्टेट के खिलाफ में लड़ाई लड़ेगी, प्रोटेस्ट करेगी। ये ना ही स्टेट से बिलोंग करेंगे, ना ही मार्केट एरिया से, किसी भी एरिया से बिलोंग करेंगे। देखिए और आगे समझिए, सिविल सोसाइटी इज द नेम गिवन टू द ब्रॉडर एरेना वेयर लाइज
which lies beyond the private domain of the family but outside the domain of both state and market। यहाँ ना ही हम फैमिली की बात कर रहे हैं, जहां आपकी फैमिली आपकी प्राइवेट डोमेन होती है, आपकी प्राइवेट स्फीयर है, हम फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं, हम मार्केट की भी बात नहीं कर रहे हैं, बाकी अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस की भी बात नहीं कर रहे हैं, बस हम ये चीज कह रहे हैं ना ही हम स्टेट की तरफ से होंगे, ना ही हम अपनी फैमिली या मार्केट की तरफ से होंगे, बस हम सभी साथ में आएंगे, हम सभी साथ में आएंगे, एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे और स्टेट की एट्रोसिटीज के खिलाफ में या स्टेट के इस तरह के बिहेवियर के खिलाफ में प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, इन शॉर्ट जनता की आवाज बनेंगे। तो ये जो इतने लोग हैं ये क्या बनेंगे, ये जनता की आवाज बनेंगे, सिटीजन्स की वॉइस बनेंगे, जो हर एक सिटीजन की तरफ से सरकार को जो है मतलब इनके सवालों का सरकार को जवाब देना होगा। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे एक इंस्टीट्यूशन को हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिविल सोसाइटी। एक चीज जो इसमें आपको ध्यान रखनी है कि ये नॉन स्टेट और नॉन मार्केट एरेना है, ना ही फैमिली के अंदर आता है, बट हाँ पब्लिक डोमेन में आता है। स्टेट के अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट हो गया, प्राइवेट नहीं है, पब्लिक में ही है, उसी समाज के अंदर है, लेकिन ना ही स्टेट से बिलोंग करता है, ना ही मार्केट से, ना ही फैमिली से, उसी स्टेट के अंदर है, पर गवर्नमेंट के साथ में मिक्सअप नहीं होता है, गवर्नमेंट से अलग है। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं सिविल सोसाइटी। इट इज द स्फीयर ऑफ एक्टिव सिटीजनशिप। अब एक और ये चीज आपको याद रखनी है कि ये जो है एक्टिव सिटीजनशिप की स्फीयर है। एक्टिव यानी कि सक्रिय नागरिकता। अब जो आप सिटीजन्स हैं, जितने भी लोगों की, यहाँ हमने अभी एक एग्जांपल लिया, ये जितने भी सिटीजन्स हैं जो आगे आए हैं, एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया है, सिविल सोसाइटी बनाई है, ये एक्टिव सिटीजन्स हैं। ये कौन लोग हैं? ये एक्टिव सिटीजन्स हैं, सोसाइटी के, समाज के सक्रिय नागरिक हैं, हर एक चीज में बिल्कुल ऐसे जो स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं ना कि वो बिल्कुल एक्टिव है, हर एक चीज में आगे है, हर एक काम को करने के लिए लायबल है, वैसे ही ये सिटीजन्स भी एक्टिव सिटीजन्स हैं। इसे हम एक्टिव सिटीजनशिप कहते हैं। सिविल सोसाइटी के अंदर ही एक्टिव सिटीजनशिप आपकी आती है, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। हेयर इंडिविजुअल्स टेक अप सोशल इश्यूज। यहाँ पर जितने भी समाज के मुद्दे होते हैं उन्हें उठाया जाता है सिविल सोसाइटी के अंदर। ट्राई टू इन्फ्लुएंस द स्टेट और मेक डिमांड्स ऑन इट। यहाँ पर सरकार से सवाल पूछे जाते हैं और उन्हें हमारी जितनी जरूरत है उन्हें उस एक चीज को बताया जाता है और ये कहा जाता है कि आपको हमारी डिमांड्स को पूरा करना है क्योंकि आप इसके लिए लायबल हो, आप इस चीज के लिए लायबल हो। परस्यू देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट और सीक सपोर्ट फॉर वेराइटी ऑफ कॉजेज। ये सभी कलेक्टिवली साथ में आके हर एक ग्रुप के, हर एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को उठाते हैं, ठीक है, जो सोसाइटी के इश्यूज होते हैं उन्हें उठाते हैं और फिर सपोर्ट मांगते हैं और उस एक चीज के लिए सपोर्ट लेते हैं गवर्नमेंट से कि जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उन्हें आपको सॉल्व करना है, तो आप उस चीज के लिए लायबल हो। यानी कि अल्टीमेटली सरकार को याद दिला रहे हैं कि आपके काम क्या क्या हैं और आपको ये काम करने हैं, ठीक है, क्योंकि आप ही हमारे लिए हो। जैसे गवर्नमेंट के लिए सिटीजन्स होते हैं वैसे सिटीजन्स के लिए भी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, तो मिलके साथ में काम करना है, तो वो वहां पर सिविल सोसाइटी जो होती है वो गवर्नमेंट को, स्टेट को उसके रोल याद दिलाती है अल्टीमेटली। इट कंसिस्ट ऑफ voluntary associations, organizations, institutions formed by group of citizens। तो यहाँ पर क्या होता है, voluntarily सभी आगे आते हैं, सभी अपनी मर्जी से आते हैं, किसी को ऐसा फोर्स नहीं किया जाता है कि आप सिविल सोसाइटी के पार्ट बनिए। आपको लगता है कि मेरे समाज में सारी चीजें अच्छे से नहीं हो रही हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है मेरे समाज में सब चीज अच्छे से नहीं हो रही, कितने सारे ढेर सारे मुद्दे हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, कास्ट सिस्टम की ही हम बात कर लें, वुमेन्स के राइट्स की हम बात कर लें, डिसेबल्ड पर्सन की हम बात कर लें, तो हम बोल रहे हैं कि इतने सारे मुद्दे हैं और सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है, सरकार किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है, तो हम क्या करेंगे, हम खुद से फिर आगे आएंगे, फिर हम सरकार को उसके रोल याद दिलाएंगे। हम जब सब साथ में आ जाएंगे, जब सभी साथ में आ जाएंगे, एक एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म कर लेंगे, तो फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को उस एक चीज के लिए रिस्पॉन्ड करना ही होगा, ठीक है, गवर्नमेंट को उस एक चीज के लिए यहां पर रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। इट इंक्लूड्स, अब किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर में आती हैं, किस तरह के एसोसिएशंस हैं, वो हम पढ़ें। पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर आती हैं। अब आप कहेंगे कि मैम हम तो नॉन स्टेट की बात कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसी बनती हैं जो समाज के मुद्दों के लिए, जैसे आपको पता होगा हमने जब कास्ट सिस्टम पढ़ा था तो हमने देखा था कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी हुई हैं। ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बनी है, क्योंकि कास्ट से रिलेटेड जो सोशल इश्यूज हैं उनको हमें सॉर्ट आउट करना है, जिसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज बनी है। अब जब ये पार्टीज जो है गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है,
जब ये पार्टीज जो है गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, इनकी गवर्नमेंट नहीं है, इनकी सरकार नहीं है, तो ये भी इसके अंदर में आती हैं। और भी इसके क्राइटेरियाज हैं, हम आगे पढ़ेंगे। सारी चीजों को आराम से पढ़ने का यही एक रीजन है ना, कि सारी चीज आपको, सभी पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज आपकी आएंगी, मीडिया इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो मीडिया होती है, न्यूज चैनल्स होते हैं, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स होते हैं, ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस आपने सुनी होगी, जैसे हमने पहले भी इस बारे में पढ़ा है, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स वगैरह होते हैं वो सभी अपनी एक यूनियन बना लेते हैं, है ना, वो सभी साथ में आते हैं अपने राइट्स के लिए, हमेशा, मतलब कभी भी कोई ऐसी चीज हो तो वो सभी साथ में आके उस एक चीज के खिलाफ में या सपोर्ट में रहते हैं। तो ऐसी ट्रेड यूनियंस भी बनती हैं जो ट्रेड से रिलेटेड होती हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओस, एनजीओ का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट से बिल्कुल बाहर है, गवर्नमेंट के अंडर में ये चीजें नहीं आती हैं, सरकार के अलावा ये ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, जो रिलीजन बेस्ड हो, एंड अदर काइंड्स ऑफ कलेक्टिव एंटिटीज, और भी ऐसी ही ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशंस। द मेन क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन इन सिविल सोसाइटी आर, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने ये तो देख लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज होती है, मीडिया होती है, एनजीओ होते हैं, इसके अंदर ये सभी होते हैं, लेकिन मेन क्राइटेरिया क्या है कि आप एक सिविल सोसाइटी कहलाओगे, दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी स्टेट कंट्रोल्ड। सिविल सोसाइटी कहीं से कहीं तक भी स्टेट के थ्रू कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, स्टेट का किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, स्टेट वहां किसी तरह से कोई फंडिंग भी ना देता हो, ना ही कोई स्टेट का पर्सन उसके अंदर हो, ठीक है। सिविल सोसाइटी जो होगी वो स्टेट की एरेना से बिल्कुल बाहर होनी चाहिए, ना ही स्टेट उसको कंट्रोल करेगा, ना ही स्टेट उसको फंड प्रोवाइड करेगा, ना ही कोई स्टेट का पर्सन उसे के अंदर होगा, तभी वो सिविल सोसाइटी कहलाएगी। एंड इट शुड नॉट बी प्योरली कमर्शियल प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, और ना ही ये प्योरली प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी होनी चाहिए जो कि कहीं भी किसी भी सोर्स से सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही मोटिव हो कि मुझे पैसा कमाना है। अगर पैसा कमाना है तो फिर आप सिविल सोसाइटी नहीं हो। अगर आपका सिर्फ एक ही मोटिव है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है और इसलिए मैं इश्यूज को सामने रखूंगा, तो फिर आप सिविल सोसाइटी नहीं हो, आप नागरिक समाज या नागरिक संगठन के अंदर नहीं आते हो। तो ये जो दो क्राइटेरिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने कि सिविल सोसाइटी में इंक्लूजन की क्या दो चीजें होती हैं। तो सबसे पहला तो स्टेट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ ओनली प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी नहीं होना चाहिए। 10 दूरदर्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी दो प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स आर। तो इसीलिए जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन क्या है, मीडिया के अंदर आता है ना, दूरदर्शन मीडिया इंस्टीट्यूशन है, लेकिन दूरदर्शन जो चैनल है वो सिविल सोसाइटी के अंदर इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो स्टेट फंडेड होता है, ठीक है, वो जो होता है स्टेट फंडेड होता है, स्टेट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं जो बाकी अदर प्राइवेट टेलीविजन है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूज प्रोवाइड करते हैं, देखिए अर्न हर कोई करता है, अर्न तो मीडिया वाले भी करते हैं, पैसे वो भी कमाते हैं, लेकिन ओनली प्रॉफिट मेकिंग कमर्शियल, प्योरली कमर्शियल नहीं होना चाहिए। तो बाकी अदर जो प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स हैं वो आपके सिविल सोसाइटी के अंदर आएंगे। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज नॉट पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं होगी, लेकिन जो ट्रेड यूनियंस होंगी जिसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं वो होगी। यहाँ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हमने एग्जाम्पल क्यों लिया है, इसलिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है क्योंकि जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कार बना रही है, उसका सोल मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। सोल मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। वहीं हम ट्रेड यूनियंस की बात करें, जो ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करके वो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन वहां पर वर्कर्स काम करते हैं, वहां पर जो वर्कर्स लेबर्स काम करते हैं उनके राइट्स के लिए हमें बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ट्रेड यूनियंस को हम यहाँ पर सिविल सोसाइटी के अंदर ही काउंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट्स कि सिविल सोसाइटी क्या होती है। पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये आपसे एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, कि सिविल सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है इंक्लूजन को लेके, सिविल सोसाइटी में कौन कौन आते हैं और कौन नहीं आते हैं। अब आपसे एग्जाम्पल मान लीजिए, ऐसे आपको क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में कि सिविल सोसाइटी के अंदर मीडिया टेलीविजन भी आता है और दूरदर्शन के साथ में आपको 3 नाम और दे दिए जाते हैं। तो वहां आपको ये एक चीज याद रखनी है कि इसमें से कौन सा सिविल सोसाइटी के अंदर नहीं आता है। तो दूरदर्शन नहीं आता है, लेकिन बाकी अदर जो प्राइवेट टेलीविजन है वो आते हैं। तो सारी चीजों को समझ के ये 2 क्राइटेरिया मन में जरूर रखने कि स्टेट कंट्रोल ना हो और सोलली प्योरली प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, यहां तक क्लियर है। ऑफ कोर्स दीज क्राइटेरिया अलाउ फॉर अ लॉट ऑफ ग्रे एरियाज। फॉर एग्जांपल, अ न्यूज़पेपर मे बी रन लाइक अ प्योरली कमर्शियल एंटरप्राइज और एन एनजीओ में बी सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट फंड्स। लेकिन यहाँ पर बहुत सी चीजें आती हैं, देखो बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। जैसे एक एनजीओ है, एक एनजीओ वर्क कर रहा है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसको फंडिंग शायद गवर्नमेंट कर रही हो। अब न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर आपको न्यूज़ दे रहा है, न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है, समाज के बारे में सारा कुछ आपको बता रहा है, लेकिन वो एक प्योरली कमर्शियल एंटरप्राइज भी हो सकता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर रहती, सब चीज़ें वर्क करती हैं, है ना। जो आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि एक तरफ न्यूज़पेपर है, वो आपको इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर ही रहा है, आपके लिए मुद्दों को उठा रहा है, समाज के मुद्दों को उठा रहा है, लेकिन एक तरफ वो एक सोली प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज भी हो सकता है। एक एनजीओ है जो समाज के लिए वर्क कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी फंडिंग गवर्नमेंट के थ्रू भी हो सकती है। लेकिन अगर दोनों सिर्फ इसी चीज पर बेस्ड हैं कि गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा और फिर उसके बाद में हम काम करें, तो गवर्नमेंट का वहां इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। तो सिविल सोसाइटीज को डिफाइन करना भी थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ये क्राइटेरियाज आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। The Indian people had a brief experience of authoritarian rule during the emergency enforced between June 1975 and January 1977. यहाँ तक जितनी चीज़ें आपको समझ में, एक बार हम वापस से सारा कुछ रिकॉल कर लेते हैं। हमने जो भी अभी तक पढ़ा, स्टेट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि स्टेट्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो स्टेट्स हैं वो बहुत ही क्रूशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं? क्रूशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ में स्टेट के पास में एक पूरी पॉलिटिकल मशीनरी होती है जिसके थ्रू वो सोसाइटी को रन करता है, जिसके थ्रू सोसाइटी या नेशन वर्क करता है ना। ऐसे मान लेते हैं कि इसी के थ्रू जो है एक नेशन वर्क करता है या फिर नेशन सस्टेन करता है ना, आगे बढ़ता है, चलता है, वर्क करता है। ठीक है, एक स्टेट के साथ में ये सारी चीजें एसोसिएटेड हैं। सेकेंडली, एक स्टेट चाहे तो डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, ऑथोरिटेरियन भी हो सकता है, सत्तावादी भी हो सकता है, और एक स्टेट इनकॉम्पिटेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इनकॉम्पिटेंट भी हो सकता है, अनेबल भी हो सकता है, अनविलिंग भी हो सकता है। अब जब एक स्टेट सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, जो पीपल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स की नीड को फुलफिल नहीं कर पाता, जब सिटीजन्स की डिमांड्स को, ठीक है, नीड्स को भी और डिमांड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाता है, तब कौन जन्म लेती हैं या किसका रोल आता है? तब आती हैं सिविल सोसाइटीज और द नॉन स्टेट एक्टर्स। सिविल सोसाइटीज या नॉन स्टेट एक्टर्स। सिविल सोसाइटी की क्या दो मेन क्राइटेरिया हैं कि ना ही सोलली प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए और ना ही जो है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये इसके क्राइटेरिया है। यहां तक चीजें समझ में आई। स्टेट के बारे में जो हमने पढ़ा, सिविल सोसाइटी क्या होती है, ये भी आपने समझा होगा। अब हम इंडिया के केस की बात करें, कुछ एग्जाम्पल ले इंडिया से कि इंडिया में 1977, जून 1975 से जनवरी 1977 तक नेशनल इमरजेंसी घोषित होती है। ठीक है, इंडिया में जून 1975 से जनवरी 1977 तक नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल। इसके बारे में आप पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। पार्लियामेंट वॉज सस्पेंडेड एंड द न्यू लॉज वर मेड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। क्या होता है इमरजेंसी के टाइम पे, आपातकाल के समय में जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसको भंग कर दिया जाता है। ठीक है, उसको भंग कर दिया जाता है और नए लॉ, नए कानून बना दिए जाते हैं दैट वर मेड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, जो सीधे गवर्नमेंट बना रही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपने हाथों में सारा कंट्रोल ले लिया, यानी कि सत्तावादी शासन। सत्तावादी शासन कैसा होता है ये अब आपको समझ में आएगा। अभी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि क्या होती है, एग्जैक्टली क्या चीजें थी, एग्जैक्टली एक अथॉरिटेरियन स्टेट कैसा होता है। मतलब इंडिया इस एक पूरे टाइम पीरियड में अथॉरिटेरियन बन चुका था।
ठीक है, इंडिया क्या बन चुका था, ऑथोरिटेरियन बन चुका था, एंड सिविल लिबर्टीज वर रिवोक्ड एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकली एक्टिव वर अरेस्टेड एंड जेल्ड विदाउट ट्रायल। इस एक समय में लोगों से, नागरिकों से उनकी सिविल लिबर्टीज, उनकी जो सिविल लिबर्टीज थी, नागरिक अधिकार थे, नागरिक स्वतंत्रता थी, वो सब छीन ली गई थी, ठीक है, वो सब छीन ली गई थी और खत्म कर दी गई थी। और जो लोग पॉलिटिकली एक्टिव थे, राजनीति में एक्टिव थे जो लोग, या फिर जो सिविल सोसाइटीज की तरह वर्क कर रहे थे, सिविल सोसाइटीज नहीं थी लेकिन उनकी तरह वर्क कर रहे थे, समाज के लिए काम कर रहे थे, उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। इसी समय में जयप्रकाश नारायण को भी जेल में डाल दिया गया था। ये भी आपके बहुत लीडिंग फिगर हैं, अगर आप उनको इंडियन नेशनल मूवमेंट के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो उनको भी जो है यहाँ पे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। सेंसरशिप वॉज इम्पोज्ड ऑन दी मीडिया, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगा दी जाती है कि मीडिया क्या चीज दिखाएगी, क्या चीज नहीं दिखाएगी, ये स्टेट डिसाइड करेगा, ठीक है, ये स्टेट डिसाइड करेगा। एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुड बी डिसमिस्ड विदाउट नॉर्मल प्रोसीजर्स। जो लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, ब्यूरोक्रेसी में जो लोग भी काम कर रहे थे सरकार के अंदर, उनमें से कभी भी किसी को भी निकाल दिया जाएगा, उनसे उनकी नौकरी छीन ली जाएगी बिना किसी नॉर्मल प्रोसीजर के। The government coerced lower level officials to implement its programs and produce instant results। जिन लोगों को भी सरकार में रहना था, जिन लोगों को भी सरकार में रहना था, अपना काम करना था, अपनी नौकरी बचानी थी, उनके ऊपर फोर्स किया गया कि हम जो कानून आपको बताएंगे आपको वो कानून इंप्लीमेंट करना, अगर आप नहीं करोगे तो आपसे आपकी नौकरी छीन ली जाएगी, ठीक है। सारा कुछ स्टेट के हाथों में, गवर्नमेंट के हाथों में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में। पार्लियामेंट को खत्म कर दिया, मीडिया न्यूज चैनल्स के ऊपर सेंसरशिप लगा दी, सिटीजन से उनके राइट्स छीन लिए गए, उनकी किसी तरह की कोई वॉइस नहीं थी गवर्नमेंट के अंदर। जो अपनी आवाज उठाता था उसको उठा के जेल में ही डाल दिया जाता था, ठीक है, जो भी अपनी आवाज बुलंद करता था उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता था। जो सरकारी ऑफिसर्स थे या फिर थर्ड लेवल पर भी जो लोग वर्क कर रहे थे, उन सभी के साथ में भी बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। The most notorious was the forced sterilization campaign in which large numbers died due to surgical complications। ये आपको याद होगा, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि किस तरह से फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन किया जाता था नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पे, ठीक है। ये भी एक चीज आपको याद होगी कि पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पे ये सारी चीजें होती थी। व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड अनएक्सपेक्टेडली इन अर्ली 1977। अब इसके बाद में क्या होता है, ये सारी चीजें चल रही थी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। 1977 में जब दोबारा से इलेक्शन होते हैं, जनवरी 1977 तक इमरजेंसी चलती, फिर इलेक्शन होते हैं, पीपल वोटेड ओवरवेलमिंगली अगेंस्ट द रूलिंग कांग्रेस पार्टी। ये नेशनल इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी के रेजिम के टाइम पे होती है, इंदिरा गांधी इस एक चीज को करती हैं, और अल्टीमेटली 1977 में जब दोबारा इलेक्शन होते हैं तो इंदिरा गांधी हार जाती हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हार जाती है, क्योंकि लोग वोट नहीं करते। जब आप हमारे साथ में इस तरह का बिहेवियर पूरा करोगे, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो चीजें हुई, लोग उस एक चीज से बहुत ज्यादा, मतलब एक तो घबरा भी गए थे और उन्हें यह भी लग रहा था कि इस तरह से हमारी डेमोक्रेसी कैसे रन करेगी, इस तरह से हम कैसे डेमोक्रेटिक होंगे। तो अल्टीमेटली होता यह है कि कांग्रेस पार्टी की जो गवर्नमेंट होती है वो हार जाती है इलेक्शंस में। इमरजेंसी शॉक्ड पीपल इनटू एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड हेल्प्ड एनर्जाइज द मेनी सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव्स दैट इमर्ज्ड इन द 1970s। इमरजेंसी से पीपल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और तब उन्हें समझ में आता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ऐसा नहीं होगा कि हम आपको वोट देंगे, 5 साल के लिए आपकी गवर्नमेंट बनेगी, आपको जैसे हमारे ऊपर रूल करना है आप करिए, हम शांति से बैठे रहेंगे। अब ऐसा नहीं होगा, अब हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। अब जो है हम एक्टिवली सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे, हम भी देखेंगे कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है और कैसे हमारे लिए प्लान्स पॉलिसीज लेके आ रही है, और कहीं वो अथॉरिटेरियन दोबारा से तो नहीं बन जाती है, ठीक है। ये रेजिम खत्म होती है जनवरी 1977 में, और फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन की जो बात है वो आगे आती है, एंड हेल्प एनर्जाइज द मेनी सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव्स। और अल्टीमेटली 1970s में फिर ढेर सारे सिविल सोसाइटीज बनना स्टार्ट होती है, सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव्स स्टार्ट होते हैं, जहां पर नागरिक बिल्कुल सक्रिय होकर अपने समाज के बारे में सोचना शुरू करते हैं और सोसाइटी में जितने भी इश्यूज चल रहे होते हैं, मुद्दे चल रहे होते हैं, उन्हें उठाना स्टार्ट करते हैं।
दिस पीरियड सॉ द रिसर्जेंस ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ सोशल मूवमेंट्स इंक्लूडिंग वुमेन्स एनवायरमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड दलित मूवमेंट। इस एक पूरे पीरियड में, इस एक पूरे टाइम पीरियड में ढेर सारी मूवमेंट्स जो हैं होती हैं, चाहे फिर वो वुमेन्स को लेके हो, एनवायरमेंट को लेके हो, ह्यूमन राइट्स को लेके हो, दलितों को लेके हो, इन सभी के राइट्स को लेके, इन सभी के राइट्स को लेके, अधिकारों को लेके फिर जो है बहुत सारी मूवमेंट्स स्टार्ट होती है। अल्टीमेटली सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर इमर्ज होता है और एक्टिव सिटीजनशिप भी यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, एक्टिव सिटीजनशिप का भी जो कॉन्सेप्ट है वो सारा कुछ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। Today, the activities of civil society organizations have an even wider range, including advocacy, lobbying activity with national and international agencies, as well as active participation in various movements. आज अब अगर हम सिविल सोसाइटीज़ के रोल्स की बात करें जो 1970 से स्टार्ट होकर आज तक की हम बात करें, तो अब रोल और ज़्यादा वाइड हो चुका है। अब जो रोल है, पहले सोशल इश्यूज होते थे, अभी भी सोशल इश्यूज हैं, लेकिन उसके साथ में जो रोल है, जो इम्पोर्टेंस है सिविल सोसाइटी की और ज़्यादा हो चुकी है। एडवोकेसी में वो आ चुके हैं, लॉबिंग एक्टिविटी में वो आ चुके हैं, नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ में, नेशनल और इंटरनेशनल भी जो एजेंसीज हैं उनके साथ में मिक्सअप होके एक्टिवली बहुत सारी मूवमेंट चला रही हैं सिविल सोसाइटी आज के समय में। यानी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी जो इश्यूज होते हैं उनमें भी हम जो है पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली। तो सिविल सोसाइटीज का जो रोल है वो आज के नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। द इश्यूज टेकन अप आर डाइवर्स रेंजिंग फ्रॉम, अब किस तरह के इश्यूज हम लेते हैं, ये तो मतलब यहाँ पर तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होंगे, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा वास्ट स्कोप है सिविल सोसाइटीज़ का। जैसे कि ट्राइबल स्ट्रगल फॉर लैंड राइट्स, ट्राइबल अपने लैंड के लिए स्ट्रगल करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, तो उन राइट्स में भी ये लोग सपोर्ट करते हैं। डिवोल्यूशन इन अर्बन गवर्नेंस, कैंपेन्स अगेंस्ट रेप एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन्स के खिलाफ में कभी कोई वायलेंस हो जाता है, रेप हो जाता है, एसिड अटैक्स होते हैं, ऐसी सब चीज़ों के खिलाफ में कैंपेन करना, ऐसी सब चीज़ों के खिलाफ में कैंपेन करना। अर्बन गवर्नेंस, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह आपकी होती हैं अर्बन एरियाज़ में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं, उनके पास में कितनी पावर्स है, वो अपनी पावर्स का किस तरह से यूज़ कर रही हैं। रिहेबिलिटेशन ऑफ दोज डिस्प्लेस्ड बाय डैम्स एंड अदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट जब भी होता है, आपको याद होगा ना प्रीवियस लेक्चर से ही बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे या नेशनल ग्रोथ के नाम पे कितने लोगों को सफ़र करना होता है। तो ये जो लोग सफ़र करते हैं उनको रिहेबिलिटेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कंपनसेशन जो है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिशरमैन्स स्ट्रगल अगेंस्ट मैकेनाइज्ड फिशिंग, जो फिशिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ पर फिशरमैन इस एक चीज़ के लिए बोलते हैं कि हमें भी मैकेनाइज्ड फिशिंग करनी है, हमारे लिए भी टूल्स टेक्निक्स होनी चाहिए। रिहेबिलिटेशन ऑफ हॉकर्स एंड पेवमेंट ड्वेलर्स। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी होगी, क्या होता है जैसे सड़क वगैरह मार्ग बन रहे होते हैं तो वहाँ पर जो आसपास में छोटी मोटी दुकानें होती हैं या जो हॉकर्स होते हैं, है ना, बहुत से लोग ऐसे ठेले वगैरह पे भी अपना किसी भी तरह का कोई वर्क कर रहे हैं, गुमटियाँ हो जाती हैं ना छोटी छोटी, जो हम देसी लैंग्वेज में यही वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो इन सभी हॉकर्स पेवमेंट्स को हटा दिया जाता है। जब डेवलपमेंट होता है, रोड बन रही, ब्रिज बन रहा है, तो इन्हें हटा दिया जाता है। तो इन्हें आपने यहाँ से हटाया है तो कहीं इन्हें रिहेबिलिटेशन दे रहे हो आप या नहीं दे रहे हो। अगर आप नहीं दे रहे हो तो उसके खिलाफ में भी सिविल सोसाइटीज आवाज उठाती हैं। कैंपेन्स अगेंस्ट स्लम डिमोलिशंस एंड फॉर हाउसिंग राइट्स, प्राइमरी एजुकेशन रिफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड दलित्स एंड सो ऑन, ये सभी इश्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह के इश्यूज जो है सिविल सोसाइटीज उठाती हैं। Civil liberties organizations have been particularly important in keeping a watch on the state and forcing it to obey the law. अब ये जो civil liberties organizations हैं या फिर मैं कहूँ जो civil society organizations हैं, ये सभी इस एक चीज़ में लगी रहती हैं कि हमें स्टेट को उनके राइट्स, उनके रोल याद दिलाने हैं और सारी चीज़ें कानून के तहत हो, कानून भी अच्छे बने हों, ठीक है, कानून के तहत तो हों, लेकिन जो कानून बन रहे हैं, लॉज बन रहे हैं, रूल्स बन रहे हैं, वो सिटीजन्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। कहीं कोई रूल या कहीं कोई लॉ ऐसा तो नहीं आ जाता जहां पर सिटीजन्स के राइट्स कहीं ना कहीं डिमोलिश हो रहे हैं। तो ऐसी सभी चीजों में स्टेट पर एक वॉच हमेशा रखता है सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशंस या सिविल सोसाइटीज। द मीडिया टू हैज टेकन एन इंक्रीजिंगली एक्टिव रोल, स्पेशली इट्स इमर्जेंट विजुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स। और इसी के साथ में हम मीडिया की बात करें, मीडिया आपने देखा ना किस तरह से एक बहुत ही
इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के समाज में। और जब से विजुअल और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स आए, पहले जो न्यूज़ वगैरह आती थी तो रेडियो वगैरह पे चलती थी, न्यूज़पेपर्स होने लगे फिर धीरे धीरे, उसके साथ मतलब रेडियो वगैरह, न्यूज़पेपर ये सब चलते थे। उसके बाद में जब विजुअल चीज़ें होने लगी है ना, मीडिया में रिपोर्ट्स वगैरह आने लगी, आप न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल्स देखते हैं, आप उस पर जो न्यूज़ दिखाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक हो गई ये सारी चीज़ें। आजकल तो कोई भी न्यूज़ आपके तुरंत सोशल मीडिया पे आई, आपने फॉरवर्ड करी और वो पूरी एक खबर बन जाती है, मतलब पूरे सब जगह फैल जाती है। तो मीडिया का भी रोल यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अमंग्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट, और इन सब में भी सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रीसेंट इनिशिएटिव्स इज द कैंपेन फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। आपके देश में क्या हो रहा है, क्या चीज सरकार कर रही है, किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रही है, क्या प्लान है, क्या पॉलिसी है, आगे को लेके क्या एजेंडा है, इसके साथ ही और भी ढेर सारी चीजों को लेके जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके पास में अधिकार है कि उन्हें इन सभी चीजों की सूचना मिले, उन्हें इन सभी चीजों की सूचना मिले। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सामान खरीदा, ठीक है, मैंने कोई सामान खरीदा और वो सामान में जो है किसी तरह का कोई लूप होल था, तो मैंने उसके खिलाफ में कोई केस फाइल किया या किसी कंपनी के खिलाफ में कोई केस फाइल किया, तो मेरा केस किस तरह से है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीजें हम अभी आरटीआई आगे पढ़ेंगे। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये वाला जो राइट था, इसको लेके जो कैंपेन चली कि हमें भी सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर हम एक्टिव सिटीजन हैं तो आप भी एक्टिव गवर्नमेंट की तरह रोल कर रहे हो, तो हमारे पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्यों कर रही है और कैसे कर रही है। तो इस एक चीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन चलती है। और राइट टू इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है सिविल सोसाइटीज के अंदर। बिगिनिंग विथ एन एगिटेशन इन रूरल राजस्थान, रूरल राजस्थान से ये एक चीज स्टार्ट होती है। फॉर द रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट फंड्स स्पेंट ऑन विलेज डेवलपमेंट, दिस एफर्ट ग्रू इनटू अ नेशन वाइड कैंपेन। राजस्थान के रूरल एरियाज में, ठीक है, राजस्थान के रूरल एरियाज में जो गवर्नमेंट ने विलेज डेवलपमेंट पर फंड खर्च किया था, ठीक है, गांव का विकास करना है, इस नाम पर जो सरकार ने पैसे दिए थे, वो पैसा कहाँ है, कितना स्पेंड हुआ है, कितनी चीजों में आया है, अगर सड़क बनी है तो कितने की बनी है, कोई हॉस्पिटल बना है तो कितने का बना है, इन सभी चीजों की, इन सभी की जानकारी हमें चाहिए, हमें इस चीज की सूचना चाहिए। तो रूरल राजस्थान से ये पूरा एगिटेशन स्टार्ट होता है राइट टू इंफॉर्मेशन को लेके। किसे लेके? राइट टू इंफॉर्मेशन को लेके, जिसे शॉर्ट में आरटीआई भी कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहां से ये स्टार्ट होता है और राजस्थान से फिर ये धीरे धीरे पूरे नेशन में फैल जाता है। Despite the resistance of the bureaucracy, the government was forced to respond to the campaign and pass a new law formally acknowledging the citizens' right to information। अब जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो सरकार के लोग काम कर रहे होते हैं, जो जिन्हें हम शॉर्ट में सरकारी नौकर भी जिन्हें कहा जाता है, जो सरकार का काम करते हैं, ठीक है, सरकार ने पैसा भिजवाया, अब ये ब्यूरोक्रेट्स ही तो होते हैं जो सारा कुछ काम करते हैं। तो ये लोग इस एक चीज का जवाब नहीं देना चाहते थे कि हमने कितना पैसा खर्चा किया, कहाँ क्या एक चीज लगी, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बन चुका था कि अल्टीमेटली फिर गवर्नमेंट को इस कैंपेन को रिस्पॉन्ड करना पड़ा और एक नया कानून आया जहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन सिटीजन्स का अधिकार बन गया। Example of this sort illustrate the crucial importance of civil society in ensuring that the state is accountable to the nation and its people। इसी तरह के एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ एक राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करी, ऐसे ही ढेर सारे एग्जाम्पल्स, ऐसे ही ढेर सारे कैंपेन्स जब होते हैं तो सिविल सोसाइटी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ वो स्टेट को अकाउंटेबल बनाती है पीपल्स के थ्रू, पीपल्स के साथ में, पीपल्स की तरफ और नेशन की तरफ स्टेट का क्या रोल होना चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, ये सारा कुछ सिविल सोसाइटी याद दिलाती है नेशन को। ऐसे ही ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे ही आरटीआई के अलावा ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक नेशन दिखाती है कि किस तरह से सिविल सोसाइटीज एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रही हैं स्टेट को लायबल या अकाउंटेबल बनाने में। तो आई होप स्टेट एंड सिविल सोसाइटी वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेट्स क्या होते हैं, उनके रोल्स क्या होते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक स्टेट की क्या होनी चाहिए। जो डेमोक्रेसी है ना, जहां पर ये कहा जाता है कि इट इज फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, तो वैसे ही जो स्टेट बनता है वो भी लोगों के लिए ही होना चाहिए,
ठीक है, आपने डेमोक्रेसी अडॉप्ट तो कर ली, लेकिन अगर आप उस आइडियल्स के थ्रू नहीं चल रहे हो तो फिर सिविल सोसाइटी अपना रोल प्ले करती है, तो सिविल सोसाइटी का जन्म होता है। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स तो बना देगी, लॉज भी बना देगी, लेकिन सिविल सोसाइटी कहीं ना कहीं उन्हें इम्प्लीमेंट करवाती है। सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट को भी उनके रोल्स याद दिलाती है, एक्टिव सिटीजनशिप भी दिखाती है। ठीक है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज के टॉपिक में जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट्स के वहाँ पर भी आंसर कर सकती हूँ, और अगर वहाँ नहीं होगा तो हम यहाँ आपके पॉइंट्स को यहाँ पर लेंगे और सभी को आंसर करेंगे। ठीक है, क्लियर है। एक और चीज़ कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक की सारी क्लासेस की वीडियोज अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, आपको जो भी क्लास स्टडी करनी है, जैसे सपोज आपको क्लास 12th पढ़ना है, क्लास 12th पे क्लिक करेंगे, क्लास 12th में जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज होंगे वो यहाँ आपके सामने आ जाएंगे। स्क्रॉल करेंगे और भी वीडियोज देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट है, वॉच नाउ का बटन है सभी के नीचे, जो भी सब्जेक्ट देखना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ पर आए, चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आएंगे और सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी वीडियो देखना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आप बढ़िया अपना वीडियो देखिए। आपको यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, कोई और चैप्टर पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।